नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, आज की ये हमारी जो वीडियो है इसमें हमने नेट की इकाई 7 हिंदी कहानी, जितनी भी कहानियाँ दोस्तों लगी हुई हैं 21-22 सभी कहानियों का सार हमने एक ही वीडियो में बनाया है और बड़ी सूक्ष्म नोट्स बनाए हैं दोस्तों और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ये मान लीजिए कि करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन नेट की इकाई 7 से आते हैं कहानी हिंदी कहानियों से, या एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कालक्रम वाला। कालक्रम से जो हमारी सिलेबस में लगी हुई कहानियाँ हैं उनका कालक्रम पूछा जाता है। एक प्रश्न पात्रों से या पात्रों कथन से आता है और विषय वस्तु पर भी एक प्रश्न आ जाता है। और लेकिन इस बार जो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि कौन सी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, इस प्रकार पर आधारित प्रश्न अभी तक नहीं आया है पिछले दोनों साल में। तो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है इस बार ये प्रश्न नेट में पूछ लिया जाए कि कौन सी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सम्मिलित करने को आ सकता है या अलग करके पूछने को आ सकता है, किसी भी प्रकार से आ सकता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को दृष्टि में रखते हुए और सूक्ष्म रूट यानी कि बहुत ही सूक्ष्मतम तरीके से मैंने ये नोट्स बनाए हैं और इनको मैं आज आपको समर्पित करता हूँ। आप देखें और चाहे तो दोस्तों आप भी इस प्रकार से अपने पास बना के रख सकते हैं। ये बहुत आसान रहता है याद करने की दृष्टि से। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। हम सबसे पहले मैं जूम कर लेता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली जो हमारी कहानी लगी हुई है वो है एक टोकरी भर मिट्टी। और दोस्तों, सारी जितनी कहानियाँ मैंने लगाई हैं प्रकाशन काल क्रम के अनुसार लगाई हैं। इसीलिए अगर आप जो सिलेबस में दी गई कहानियाँ हैं वो आगे पीछे ऊपर नीचे हो रही हैं मेरे यहाँ से, वो अलग इसकी वजह ये है कि मैंने सारी कहानियों को पूरी कोशिश ये की गई है कि जितनी भी कहानियों का जो क्रम है वो प्रकाशन काल के अनुसार मैंने दिया है। ठीक है, तो प्रकाशन काल के अनुसार से एक टोकरी भर मिट्टी, जिनके लेखक हैं माधवराव सप्रे, और यह प्रकाशित हुई थी वर्ष 1901 में। पत्रिका और संग्रह का मतलब है दोस्तों कविता या तो कहानी संग्रह होगी या पत्रिका में संपादित की गई होगी। तो दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में संपादित की गई थी। अब चलते हैं दोस्तों, इस कहानी के पात्रों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस कहानी के पात्र इस प्रकार से हैं और मैं आपको विषय भी दिखा देता हूँ। तो इस कहानी के पात्र हैं दोस्तों, विधवा औरत है एक, और एक उसकी 5 वर्षीय पोती है, और जमींदार है। सिर्फ 3 ही पात्र इस कहानी में है। कम पात्रों की कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों ये। और विषय इस कहानी का है जमींदार व्यवस्था और उससे शोषण, यानी कि जमींदार व्यवस्था को दिखाया गया है और जमींदारों से जो शोषण किया जाता है एक गरीब जनों का, वो दोस्तों इस कहानी में दर्शाया गया है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस कहानी के लिए देवी प्रसाद शर्मा ने इसको हिंदी की प्रथम कहानी माना है। ठीक है, तो ये रही हमारी पहली कहानी। अब चलते हैं दोस्तों हम दूसरी कहानी पर। दूसरी कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। तो दोस्तों, ये इसमें कोई पात्र नहीं है, ये एक कथानक यानी संवाद के रूप में एक कहानी कही गई है दोस्तों। तो इस कहानी की लेखिका हैं बंग महिला यानी कि राजेंद्र बाला घोष, इस कहानी की लेखिका हैं। और यह कहानी 1904 में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। दोस्तों ध्यान रखना, सरस्वती पत्रिका में करीब 3-4 कहानियाँ जो हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं वो प्रकाशित हुई हैं। और इस बार प्रश्न आने की ये भी उम्मीद हो सकती है कि 4 कहानियों का नाम होंगे, इनमें से कौन सी कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, ऐसे कोई भी प्रश्न बन के आ सकता है। तो इन सब दृष्टियों को देखते हुए दोस्तों, अगर प्रश्न सामान्य स्तर का या मध्यम कठिन स्तर का प्रश्न अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको मात्र इन ये 2.5 पेज की जो नोट है दोस्तों, नोट्स हैं, इनसे आपका कंप्लीट हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ और इसके पात्र की बात करते हैं दोस्तों। तो मैंने कहा दोस्तों संवाद शैली में लिखी गई कहानी है। तो इसमें जो स्वयं लेखिका जो हैं वो चंद्रदेव से बातें कर रही हैं और कहानी का विषय दोस्तों इस प्रकार से है, वो चंद्रमा से बातचीत को माध्यम बनाकर भारत में अंग्रेजी राज्य की राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया है इस कहानी के माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही सूक्ष्म रूप से मैंने विषय वस्तु के बारे में आपको बताया, कहानी किस विषय पर लिखी गई है। इसमें अंग्रेजी राज का थोड़ा वर्णन किया गया है दोस्तों, और कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ हैं और कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, वहाँ मैं विस्तार से नहीं दे पाऊँगा क्योंकि ये सूक्ष्म रूप में मैंने पूरी बनाई है पूरी की पूरी वीडियो। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरी कहानी है दुलाई वाली, जो कि तीसरी कहानी भी बंग महिला की ही है जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है। और
ये प्रकाशित हुई थी सन 1907 में और सरस्वती पत्रिका में ही ये प्रकाशित हुई थी। इस कहानी के पात्र दोस्तों इस प्रकार से हैं: बंसीधर, जानकी, सीता, नवल किशोर और दुलाई वाली। ठीक है, मात्र 5 ही दोस्तों इसमें पात्र हैं, ध्यान रखना आप। दुलाई वाली में बंसीधर, जानकी, सीता, नवल किशोर और दुलाई वाली। कहानी का विषय दोस्तों इस प्रकार से हास्य विनोदपूर्ण कहानी है दोस्तों। ये नव विवाहिता की मनोदशा का अंकन इस कहानी में किया गया है। ठीक है, तो थोड़ी सी पुराने ज़माने की दोस्तों ये पूरी स्टोरी है और उसमें नवविवाहिता के साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं या क्या मनोदशा होती है उसको इसमें दिखाया गया है। साथ ही साथ थोड़ी सी व्यंग्यात्मक है, एक तरह से कोई जैसे हम हंसी मजाक करते हैं दोस्तों, उस प्रकार की कहानी को दिखाया गया, व्यंग दिखाया गया यहाँ पर। और इस एक बात और विशेष इसकी मैं आपको बता दूँ, रामचंद्र शुक्ल ने इस दुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। ठीक है, चलो अगली चलते हैं दोस्तों। अगली कहानी है हमारी चौथी, वो है दुनिया का अनमोल रतन। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है दोस्तों, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है इस बार। और दुनिया का अनमोल रतन लिखी है प्रेमचंद जी ने 1907 में, ये भी 1907 में ही है। और क्रम अगर पूछा जाए दोस्तों तो मैंने कहा आपको क्रम के आधार पर ही मैंने सारी ये बनाई है। एक और वीडियो दोस्तों क्रम के लिए मैं ट्रिक के माध्यम से आपको दूंगा आगे, जिससे कि आपको कहानियों का क्रम ट्रिक के माध्यम से याद रहे। ये कहानी दोस्तों जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी पहले, और फिर उसके बाद 1907 में ही उनकी कहानी संग्रह सोजे वतन में भी ये कहानी थी। इस कहानी के पात्र इस प्रकार से हैं दोस्तों: दिलफिगार, दिलफरेब, 2 इसमें मुख्य पात्र हैं दोस्तों, एक तो दिलफिगार और दिलफरेब। इस कहानी की विषय है दोस्तों वो है देश प्रेम की भावना। 3 अनमोल रतन दोस्तों इसमें है, जिसमें पवित्र आंसू, सती की राख और देश सेवा में गिरा खून। तो दोस्तों देश सेवा में गिरा खून जो होता है वो दुनिया का अनमोल रतन माना जाता है। ऐसी ये कहानी इस प्रकार से दर्शाई गई है। प्रेमचंद जी ने बहुत ही सुंदर कहानी यहाँ पर बनाई है। अगला चलते हैं दोस्तों, कहानी नंबर है 5, कानों में कंगना। तो बहुत ही सुंदर कहानी दोस्तों। कंगना जो है हाथों में पहने जाते हैं, लेकिन ये कानों में कंगना बहुत ही सुंदर, एक अलग, यानी कि कुछ अलग से प्रतीत होने वाली कहानी है दोस्तों। ये राधिका रमन जी की है, राजा राधिका रमन जी प्रसाद सिंह की ये कहानी है दोस्तों। 1912 में प्रकाशित हुई थी हिंदू पत्रिका में। और इसके पात्र हैं नरेंद्र, किरण, योगीश्वर, किन्नरी और मोहन। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें मुख्य पात्र नरेंद्र ही है और किरण है जिसमें, जो कि उनकी पत्नी होती है, और योगीश्वर जो उनके पिता होते हैं, और ये आसक्त होते हैं किन्नरी पर। इसके अलावा एक पात्र मोहन होता है। और इस कहानी का विषय दोस्तों इस प्रकार से है: वासना व सच्चे प्रेम में अंतर इस कहानी में दर्शाया गया है, और स्त्री की सामाजिक स्थिति का चित्रण इस कहानी में किया गया है। अगली कहानी है दोस्तों हमारे सिलेबस में लगी है, वो है 6 नंबर पर, उसने कहा था, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की दोस्तों। उसने कहा था अपने आप में एक कहानी का एक ऐसा बड़ा एक बहुत ही सुंदर देश प्रेम कहानी दोस्तों ये है, और आज भी ये कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और बहुत सारे लोग इसे पढ़ते भी हैं। 1915 में दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। ठीक है दोस्तों, तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने वाली ये हमारे सिलेबस की लगी हुई तीसरी कहानी है। 2 कहानी बंग महिला की और एक चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की। अब बात करते हैं दोस्तों इस कहानी के पात्रों की। तो दोस्तों इस कहानी में जो पात्र हैं वो है लहना सिंह, होरा, हजारा, बोधा, बाजरा, अतर सिंह, महासिंह, कीरत सिंह और पोतूराम अब्दुल्ला। ये इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। कहानी के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे दोस्तों। फ्लैशबैक शैली पर प्रेमचंद जी का, या यहाँ पर चंद्र शर्मा गुलेरी जी का प्रेम का आदर्श स्वरूप का चित्रण यहाँ पर किया है। त्याग, बलिदान व वीरता व देश प्रेम की कहानी ये प्रस्तुत की है। बहुत सुंदर देश प्रेम की कहानी है दोस्तों ये। अगली कहानी है हमारी 7वीं, आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद जी की। 1929 ईस्वी में दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी। आकाशदीप उनका कहानी संग्रह है, उसमें प्रकाशित हुई थी। और इस कहानी के पात्र हैं दोस्तों चंपा, बुद्धगुप्त, मणिभद्र, जयनायक आदि। और इस कहानी का विषय है दोस्तों रोमानी चरित्र प्रधान कहानी है, और स्त्री के अंतर्द्वंद एवं मनोदशा का चित्रण इस कहानी में किया गया है। 8वीं हमारी कहानी है दोस्तों अपना अपना भाग्य। जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई है
1927 और 1931 2 बार प्रकाशित हुई, मतलब कि वातायन संग्रह में ये 1931 में प्रकाशित हुई और 27 में भी पहले हो चुकी थी। अगला इसके जो इस कहानी के जो पात्र हैं इस प्रकार से दोस्तों, लेखक हैं स्वयं, और इसमें लेखक एक पात्र हैं, वकील हैं, दोस्त हैं और एक पहाड़ी बच्चा है, यानी कि पहाड़ी बच्चे पर आधारित दोस्तों ये कहानी है। मैं इस कहानी का विषय आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस कहानी का है भाग्य भरोसे से छोड़ अपनी जिम्मेदारी से हटना। ये भारतीय स्थिति दिखाई दोस्तों यहाँ पर, और पहाड़ी क्षेत्र में गरीब तथा बाल श्रम की कहानी इस कथा में दर्शाई गई है दोस्तों। ठीक है, तो पहाड़ी कहानी है दोस्तों, ध्यान रखना एक चीज़। और लेखक कहानी में जो लेखक आ रहा है दोस्तों, दूसरी ये कहानी है, और भी 2-3 कहानी जिसमें स्वयं लेखक भी होगा। ठीक है, अब अगली कहानी है दोस्तों ईदगाह। 9वीं कहानी हमारे सिलेबस में लगी हुई दोस्तों ईदगाह है, प्रेमचंद जी की है और 1933 में वो चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी के पात्र दोस्तों इस प्रकार से हैं: हामिद, अमीना चौधरी, कायम अली, महमूद, मोहसिन, नूरा, सम्मी, आबिद और फ़हीम अनबे जुमराती। ये इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। कहानी है बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म अंकन किया गया है इसमें, और बाल मन की सहजता का भी वर्णन किया गया है। एक आशावादी कहानी ये लिखी है प्रेमचंद जी ने। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगली कहानी पर। अगली कहानी है दोस्तों 10वें नंबर पर, वो है गैग्रीन या रोज कहानी। दोस्तों इस कहानी का नाम रोज था पहले, और बाद में ये गैग्रीन के नाम से प्रकाशित हुई थी। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। अगेज इसके लेखक हैं। ठीक है, अगेज जी ने एक कहानी लिखी थी वर्ष 1931 में सबसे पहले, जिसका नाम था रोज, और उनके विपथगा जो कहानी संग्रह है दोस्तों उसमें ये उन्होंने प्रकाशित की थी 1931 में, और फिर दोबारा से 1990 में ये विपथगा जो उनका संग्रह है उसी संग्रह में दोबारा से गैग्रीन के नाम से प्रकाशित की थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एक प्रश्न बन के आ सकता है, और पिछली बार गैग्रीन से प्रश्न आया भी था। मालती जो कि इसमें एक लड़की होती है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। अब आप बात करते हैं दोस्तों उसके पात्र की, तो पात्र मैंने आपको बताया था मालती, महेश्वर, टीटी और लेखक, 4 इसमें मुख्य पात्र हैं। विषय है दोस्तों इस कहानी का मनोवैज्ञानिक चरित्र प्रधान कहानी है। मध्यवर्गीय मानसिकता, द्वंद्वग्रस्त मनोयोग का इस कहानी में चित्रण किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगली कहानी है दोस्तों हमारे 11 नंबर पर, वो है राही। सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित राही कहानी 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई, उनकी अपने कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र में। और इस कहानी के पात्र मुख्य दोस्तों 2 ही हैं। एक है राही जो कि गरीब गंगोरी जाति की गरीब दलित महिला है, और एक अनीता जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है। बेसिकली ये एक जो लिखी है आत्मकथात्मक कहानी है दोस्तों। मंगरोली जाति की स्त्री की वेदना, देश की दरिद्रता और संवादात्मक एवं आत्मकथात्मक ये कहानी लिखी गई है। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि जब ये स्वयं जेल में रही थी सुभद्रा कुमारी चौहान किसी सामाजिक कार्य में, तब उन्होंने ये कहानी लिखी थी। कोई और 12वीं कहानी है दोस्तों सिक्का बदल गया, कृष्णा सोपती जी की कृष्णा सिक्का बदल गया। 1948 जुलाई 1948 में दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी प्रतीक पत्रिका में, और फिर उसके बाद पुनः दोबारा दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी 1980 में बादलों के घेरे में। ठीक है, उनके अपनी कहानी संग्रह बादलों के घेरे में पुनः प्रकाशित हुई थी 1980 में। दोस्तों ऐसा कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है, मैं इसके लिए बता रहा हूँ। और इस कहानी के पात्र हैं दोस्तों साजी, साहनी, शेरा, हुसैना, जैना, फिरोज, रसूली, नवाब, बीबी, बेगू, जैसलदार, इंस्पेक्टर दाऊद खान, इस्माइल, लतिका, मेगर, ग्रीस, नेगी और डॉक्टर मुखर्जी। दोस्तों इसमें काफ़ी सारे पात्रों की संख्या है, और अक्सर कृष्णा सोप जी के कहानी या उपन्यासों में पात्रों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है, और साहजी और साहनी खासकर उनके पसंदीदा पात्रों में से हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इस कहानी का जो पृष्ठभूमि यानी कि विषय है वो क्या है। देश विभाजन की पृष्ठभूमि इस कहानी में दिखाई गई है, और उसमें विस्थापन से उत्पन्न जो अलगाव
पैदा होता है दोस्तों, उसको उसकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर इस कहानी में दी है कृष्णा सूक्त जी ने। अगली कहानी है दोस्तों परिंदे। 13 नंबर पे आती है परिंदे, जो कि निर्मल वर्मा जी की कहानी है। 1955 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जो कि अर्धवार्षिकांक था हंस पत्रिका का, और 1959 में उनके अपने परिंदे कहानी संग्रह में पुनः प्रकाशित हुई। इस कहानी के मुख्य पात्र है दोस्तों लतिका, मेजर ग्रीस नेगी, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट। दोस्तों ये लतिका मेजर मैंने पहले बता दिए, माफ़ करना, ये इसमें ही है। लतिका, मेजर ग्रीस नेगी, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, सुधा, करीमुद्दीन, मिस वुड, मेरी, फादर एलमंड, जूली, हेमंती, सामनाथ, मिसेस सामनाथ और सामनाथ की माताजी और चीफ, ये इस कहानी के मुख्य पात्र हैं दोस्तों। एक मैं ऐसी एक थोड़ी सी ट्रिक यहाँ बता देता हूँ आपको कि जो यानी कि अंग्रेजी पात्र हैं ज़्यादातर वो परिंदे में से लिए गए हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इस कहानी के जो मुख्य, माफ़ करना दोस्तों, सामनाथ इसमें नहीं है, हेमंती तक ही है ये, सामनाथ तो आगे आएगा, हेमंती तक है इसमें पात्र। लतिका, मेजर ग्रीस नेगी, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, सुधा, करीमुद्दीन, मिसपुट और मेरी, फादर एलमंड, जूली और हेमंती इस कहानी के पात्र हैं। और इस कहानी का जो विषय वस्तु है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। नारी मन स्थिति, अवहेलना, अकेलापन, और सैन्य जीवन की प्रेम कहानी है दोस्तों, भाव प्रधान कहानी है ये इसमें नारी की मनस्थिति को दिखाया है, खासकर जब कि उसकी स्थिति अवहेलना होती है और अकेलापन है। सैन्य जीवन की कहानी है दोस्तों, सैनिक जीवन की जो कहानी होती है वो इसमें बड़ी ही भाव प्रधान ये कहानी प्रस्तुत की है। और एक और चीज़ इसके बारे में महत्वपूर्ण बात है वो बताता हूँ, वो है नामवर सिंह ने इन्हें प्रथम नई कहानी माना। इस कहानी को नामवर सिंह ने, परिंदे की इस कहानी को नामवर सिंह ने नई कहानी माना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों अगली कहानी पर। अगली कहानी है 1914वीं कहानी हुई दोस्तों ये, चीफ की दावत। अगली कहानी है चीफ की दावत, जो कि बीस मिसानी जी ने लिखी है 1956 में। पहला पाठ संग्रह यानी कहानी संग्रह में ये प्रकाशित हुई थी। और इसके जो पात्र हैं दोस्तों, सामनाथ, मिसेस सामनाथ, सामनाथ की माँ और चीफ, ये इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। और इससे भी एक प्रश्न लगता है शायद पिछली बार आया था। अब इसके कहानी के बारे में बताता हूँ, जिसमें माँ का दर्द, बलिदान, सामाजिक, आर्थिक, मानवीय मूल्य और विरक्ति संवेदना की कहानी प्रस्तुत की है यहाँ पर लेखक ने। बहुत ही सुंदर कहानी है दोस्तों। और इसमें से ही पिछली बार प्रश्न आया था बीस मिसानी जी की इस कहानी में से, ठीक है। अगली कहानी है 15 नंबर पर दोस्तों, कोसी का घटवाद, शेखर जोशी की लिखी गई है, 1957 में प्रकाशित हुई। अब दोस्तों मैं आपको बताऊँ 1957 में कई कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं, इन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि सही क्रम से इनको लगाने की, फिर भी अगर आपको लगता है तो एक बार आप अपने आप से भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ये कहानी कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1957 में। और 58 में कोसी का जो कहानी का नाम है घटवार, वो उसी कहानी संग्रह के नाम से पुनः प्रकाशित हुई थी। और इस कहानी के जो पात्र हैं दोस्तों, वो है गोसाई, लक्ष्मा, धर्म सिंह, नरहरि प्रधान, राम सिंह, अभेद सिंह, किशन सिंह। और ये कहानी अल्मोड़ा के पहाड़ी में अधूरे प्रेम की कहानी है। नारी जीवन की व्यवस्था का इसमें बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। अगली कहानी है दोस्तों हमारी 17वीं, वो है 16वीं, लाल पान की बेगम। इसके रचनाकार हैं फणीन्द्रनाथ रेणु। और 1958 में दोस्तों ये 57 प्रकाशित हुई थी। ठुमरी संग्रह में ये प्रकाशित हुई थी फिर दोस्तों, उनका जो कहानी संग्रह है ठुमरी, उसमें प्रकाशित हुई। और इस कहानी के पात्र हैं काफ़ी सारे, जिनमें बिरजू जो कि 7 साल का है, चंपिया जो कि 10 वर्ष की है, माँ, पापा, बिरजू के माँ, मुर्जी के पापा, जंगी, रंगी, ये 2 और पात्र दोस्तों, जंगी, रंगी, मखनी बुआ, जंगी की पोतोहू, राधे, बाबू साहेब, सुनहरी, लरेना और खवास, ये इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। इस कहानी की जो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इस कहानी की जो विषय वस्तु है वो मैं आपको बता देता हूँ।
इसमें ग्रामीण नारी की महत्वाकांक्षा, नारी की सशक्तिकरण, संघर्ष, ग्राम्य जीवन का मानवीय स्वभाव ये प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी का मुख्य जो विषय है। अब चलते हैं दोस्तों अगली कहानी पर। वो है कहानी 17वीं राजा निर्वंशिया। लेखक है कमलेश्वर, जो कि काफ़ी फेमस रही दोस्तों। 1957 में ही प्रकाशित हुई दोस्तों। 3 कहानियाँ 1957 में प्रकाशित हुई हैं, अब ध्यान रखना। और ये राजा निर्वंशिया उनका जो कहानी संग्रह है उसी में प्रकाशित हुई थी। और इस कहानी के पात्र हैं जगपति, चंदा, बच्चन सिंह, दयाराम, जमुना, मुंशी जी, सुदर्शन दर्जी, सकूरे, राजा निर्वंशिया व उनकी रानी। दोस्तों ये कहानी का जो विषय है वो पौराणिक व नवीन कथा में नवीन कथा के आधार पर दोस्तों ये कहानी चली है। और जीवन की समस्याएं, नारी जीवन की त्रासदी और निसंतान दंपत्ति के जो समाज में स्थिति है दोस्तों, वो इस कहानी में दर्शाया गया है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगली कहानी है हमारी 18वीं। वो है तीसरी कसम। ठीक है, अगली है 18वीं कहानी तीसरी कसम है दोस्तों, जिसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। 1958 में इसमें प्रकाशित हुई। परंपरा में पहले प्रकाशित हुई थी पत्रिका में, फिर उनका जो ठुमरी संग्रह है उसमें 58-59 में पुनः प्रकाशित हुई। और इस कहानी के रचनाकार हैं हीरामन, हीराबाई, लाल मनोहर, धुनीराम, और ये है पलरदास, लहसनवा, महुआ और कुमारी। ये इस कहानी के पात्र हैं। और कहानी का जो विषय है दोस्तों वो है आंचलिक कहानी है दोस्तों। ये जो कि पिक्चर बनी थी दोस्तों, एक मारे गए गुलफाम, उसकी जो कहानी थी वो इसी कहानी पर बनी थी, मारे गए गुलफाम। और अत्यंत अव्यक्त व अस्वीकृत प्रेम कहानी है, जिसमें कि नौटंकी कंपनी में कार्य करने वाली एक नारी के पर्दे की पीछे की यानी दर्द भरी जीवन की कहानी को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। बहुत ही सुंदर कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु ने। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगली कहानी है 19वीं, वो है पिता। 19वीं कहानी है दोस्तों पिता, और उसके लेखक हैं ज्ञान रंजन। और 1965 में दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी। पिता उनका जो कहानी संग्रह है उसमें प्रकाशित हुई थी। और पात्र हैं पिताजी, सुधीर, कप्तान भाई, देवा जो है दोस्तों सुधीर की पत्नी होती है, और रहमान। विषय है नए व पुराने मूल्यों का द्वंद्व इस कहानी में दिया गया है। पिता और पुत्र के रिश्तों में आया पीढ़ीगत अंतर इसमें दिखाया है, और एक बुजुर्ग की पीड़ा का बहुत ही मार्मिक सुंदर रूप से वर्णन यहाँ पर किया है लेखक ज्ञान रंजन जी ने। अगली कहानी है दोस्तों 20वीं, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। इससे दोस्तों पिछली बार भी आया था मुझे लगता है, और इसमें आने की उम्मीद रहता है। और हरिशंकर प्रसाद जी जो है एक बहुत ही व्यंग कलाकार हैं और व्यंग लेखक हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर व्यंग लिखते हैं। तो इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इनकी है रचना, और 1970 में दोस्तों प्रकाशित हुई थी। ठिठुरता हुआ गणतंत्र उनकी जो कहानी संग्रह है वहाँ पर ये प्रकाशित हुई थी। और इस कहानी के जो पात्र हैं दोस्तों वो हैं मातादीन, अब्दुल, गफ्फार, बलभद्र, राम और संजीवन। कहानी भारतीय भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था पर व्यंग दिखाया गया है, अंधा कानून होने का दिखाया गया है, और एक निर्दोष को दोषी इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसी व्यवस्था दी गई है, चल रही है हमारे भारत की। इस बड़ी सुंदर व्यंग्यात्मक रूप में दोस्तों दिया है हरिशंकर प्रसाद जी। बहुत सुंदर तरह से उन्होंने प्रहार किया है हमेशा शासन प्रशासन के जो भ्रष्टाचार है चल रहा है उन पर, अलग अलग कहानियों के रूप में। अगली कहानी है दोस्तों हमारे सिलेबस की लगी हुई आखिरी कहानी है, वो है अमृतसर आ गया भीष्म सानी की, जो कि पहले भी एक लगी हुई थी। भीष्म सानी की दूसरी कहानी है, और 1971 में दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी। उनकी जो पटरियाँ का संग्रह है दोस्तों, कहानी संग्रह पटरिया में ये प्रकाशित हुई थी। दोस्तों ये कहानी लिखी गई थी 1971 में, और प्रकाशित हुई थी कहानियाँ पटरिया संग्रह में 1973 में। लेखक और इस कहानी के जो पात्र हैं दोस्तों, लेखक हैं 3 पठान, एक बाबू, सरदार और एक बुढ़िया। ये इसमें मुख्य पात्र हैं दोस्तों। इस कहानी में एक ट्रेन की कहानी है दोस्तों, और इस ट्रेन में ये पात्र दिखाए गए हैं। बहुत सुंदर कहानी है। और ये कहानी भारत पाक विभाजन से सांप्रदायिक में नष्ट हुई मानवीय संवेदना और का वर्णनात्मक व मनोवैज्ञानिक शैली में बड़ी सुंदर रूप से प्रदर्शन किया है यहाँ पर भीष्म सानी है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी कहानियाँ हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं। ठीक है, यहाँ सारी कहानी का सिलेबस खत्म हुआ। इसके बाद मेरी अगली जो वीडियो होगी दोस्तों, उसमें ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने का ट्रिक बताएंगे कि कैसे किस किस कहानियों को कालक्रम के साथ आपको याद रहें।
ये अगली हमारी वीडियो होगी और उससे अगली वीडियो में हम कहानी पर आधारित महत्वपूर्ण 50 या 100 प्रश्न कम से कम आपको टेस्ट रूप एक सीरीज़ के रूप में अगली वीडियो में देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस एक छोटी सी सूचना आपके लिए, अगर कुछ लोग अभी क्योंकि पेपर की डेट में पेपर का समय बढ़ गया है, एग्ज़ाम डेट का 1-1.5 महीना बाकी है, और अगर आप फास्ट रिवीजन पूरे सिलेबस को कराना चाहते हैं उसके लिए एक पेड बैच हमारा बन रहा है, जिसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर 9999233377 पर, और उसकी फ़ीस मात्र है 799 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं फिर अगली वीडियो।